नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज। और मैं पूजा हूं हमेशा की तरह आपके साथ और लेकर आई हूं आपका ही खास रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम आप तक लगातार लेकर आ रहे हैं। और इसमें आज हम जो खास बात करने वाले हैं वो है गोभी के बारे में। जी हाँ, गोभी की फसल में पोषण प्रबंधन के महत्व पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेषज्ञ शशि शेखर पांडे जी। एक बार फिर शशि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका रेडियो पर। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपके द्वारा इस मंच को, इस रेडियो के द्वारा किसानों को पहुंचाने जाने के लिए अपनी जानकारी, अपनी जागरूकता, कृषि जागरूकता कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं काफी उत्साहित रहता हूं और बहुत अच्छा लगता है जुड़ के। जी जी जी। और ऐसे में आज जो विषय हमने आपको दिया है चर्चा के लिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, गोभी। और मुझे पता चला गोभी आपकी फेवरेट सब्जी भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, किसको नहीं पसंद है गोभी। बिल्कुल ठीक बात है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, गोभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जो न केवल हमारे किसानों के लिए आमदनी का स्रोत है, बल्कि जो उपभोक्ता हैं उनके लिए पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। बहुत ही बढ़िया है ये। लेकिन अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सही समय पर और संतुलित पोषण प्रबंधन बहुत जरूरी है, तभी हमारे किसान भाई गोभी की फसल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इस पर डिटेल में डिस्कशन यानी कि चर्चा करने के लिए हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं शशि जी, आइए उनसे हम पहला सवाल करते हैं। शशि जी, सबसे पहले आपसे हम ये सभी जानना चाहेंगे कि गोभी की फसल के लिए पोषण प्रबंधन क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोई भी खेती और कृषि प्रणाली जो है, कृषि प्रणाली के जो महत्व हैं उसमें अगर स्तंभों की बात की जाए तो बीज का चुनाव, जल सिंचाई और निकास, पोषण प्रबंधन, खरपतवार और कीट नियंत्रण और उसकी भंडारण, ये मुख्य स्तंभ होते हैं। उसमें से अगर देखा जाए पोषण प्रबंधन काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके उत्पादन में, उसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करने में, या जिस महत्व के लिए हम कोई फसल खा रहे हैं। जैसे हम गोभी की बात करें, गोभी हम जिस विटामिन, जिस मिनरल्स, पोटेशियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम के लिए जिस सोर्स के लिए हम गोभी खा रहे हैं, वो सोर्स अवेलेबल कराता है हमारे पोषण प्रबंधन। हमारे न्यूट्रिशन जो हम देंगे मिट्टी के द्वारा या वर्णीय छिड़काव के द्वारा, उसी के माध्यम से उस फसल में या उस उत्पाद में हमारे मिनरल्स जाते हैं, जिसे हम मानव अपने आहार श्रृंखला में लेते हैं और फिर हमें उसके फायदे दिखते हैं। इसलिए पोषण प्रबंधन एक बहुत ही मजबूत और इसको कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पिलर हो सकता है किसी भी कृषि कार्य में। जो भी हम उत्पादन के लिए या कोई भी कृषि कार्य करते हैं तो पोषण प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं इंडिया में बात करूं, पोषण प्रबंधन को लेके कई सारी तथ्य हैं जो अधूरी जानकारी है या जानकारी का अभाव की वजह से किसानों को साल दर साल उत्पादन में नुकसान होते जा रहा है। विश्व स्तर पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो विश्व स्तरीय उत्पादन है हम उससे काफी पीछे रह जा रहे हैं। तो इसलिए इस लिहाज से देखा जाए तो फसलों की जो पोषण प्रबंधन है उसकी जानकारी बहुत ही सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। अब वैज्ञानिक पद्धति से होनी चाहिए, नए तकनीकी, नए आयामों के द्वारा तैयार की जानी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे किसान भाई हमारे। और उत्पादन अच्छा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अच्छा रेट मिलेगा। दूसरा एक और होता है जो उस फसल की गुणवत्ता भी निखार आती है। गोभी की मैं बात करूं, गोभी की चमक, गोभी का जो साइज होता है फूल का, वो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए पोषण प्रबंधन एक बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा लगता है मुझे भी किसानों को बताते हुए, काफी हमारे लिए हर्ष की बात है कि यारा परिवार जो है किसानों के बीच में हम हमेशा कार्य करते रहते हैं, नॉलेज ट्रांसफर का काम करते रहते हैं। आज आपके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं, तो हम इस पे चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। जी जी, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप ये बताइए शशि जी कि गोभी के विकास के लिए हमारे किसान भाई विभिन्न चरण जो हैं, जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उनमें कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्वों की उन्हें आवश्यकता होती है जिससे गोभी का विकास अच्छा और बेहतर हो, फसल अच्छी हो, बेहतर हो। बिल्कुल, गोभी के विकास के चरणों में जाने से पहले हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जानकारी रख लेते हैं गोभी की। तो गोभी की मैं बात करूं, गोभी एक द्विवार्षिक पौधा होता है।
अगर इसकी उत्पत्ति की मैं बात करूं तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मानी जाती है। गोभी जो है बहुत पुराने समय से मानव के आहार श्रृंखला में हिस्सा रहा है। रोमन तथा ग्रीक सभ्यताओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। अगर इतिहास में हम जाए तो पीछे भारत में गोभी की जो मुख्यतः खेती होती है सर्दियों में की जाती है। मुख्य जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में ज्यादा प्रमुखता से उगाई जाती है। लेकिन वर्तमान परिवेश में तापमान को हम नियंत्रित करके पॉली हाउसेस में या जो ऐसी वैरायटीज डेवलप हो चुकी हैं जो गर्मी में भी हम उगा रहे हैं, मार्च में भी लगा ले रहे हैं, जून में लगा रहे हैं, तो गोभी अब करीब करीब क्योंकि अब साल भर वाली खेती हो गई है। अगर इसकी मैं मानव उपयोग और महत्व बताऊं, गोभी में ऐसे तो कैलोरी कम होता है लेकिन फाइबर, विटामिन सी और विटामिन के और B6 भर भर के होते हैं, बहुत अच्छे मात्रा में होते हैं। साथ ही एंजाइम्स की बात करूँ तो फोलेट और मिनरल्स की बात करूँ तो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है गोभी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है गोभी के बारे में, इसमें एक ग्लूकोसिनेलेट्स नामक एक यौगिक एक कंपाउंड होता है जो कि कैंसर रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। ये गोभी में पाया जाता है। तो अगर हम गोभी खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कैंसर से अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार करते हैं। गोभी जो है पाचन में बहुत ही सहायक होता है। ये हमारी एंटीबॉडी डेवलप करने में काम करता है। हमारे त्वचा और बाल, जो कि आज के सामान्य परिवेश में जो फैशन का दौर में बालों और त्वचा के लिए विशेष चीजें कर रहे हैं, अगर हम गोभी को अच्छे सोर्स का हम सेवन करें तो इससे भी हम इन सारी समस्याओं में मदद ले सकते हैं। क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, स्किन डिजीज हैं, स्किन में प्रॉब्लम से, बाल के साथ कई समस्या है, तो इसमें काम करता है। तो गोभी की विकास की जो प्रमुख चरणों की मैं बात करूं तो गोभी के जो विकास की सबसे पहला जो चरण होता है नर्सरी की अवस्था होती है गोभी। उस अवस्था में गोभी को हम एक ऊंचे स्थान पे जहाँ पानी का जमाव ना हो उस जगह पे हम गोभी को पहले लगाते हैं। उस समय हम देते हैं वहां पे DAP, ग्यारह कॉम्प्लेक्स और NPK। उसके बाद उसकी रोपाई होती है। रोपाई के बाद की अवस्था जो आती है, रोपाई के 40-50 दिन की अवस्था होती है, जो कि उसकी वनस्पतिक वृद्धि का चरण होता है। फिर उसके बाद जो चरण आती है वो हेड फॉर्मेशन, वो चरण होती है, या उसका हार्वेस्टिंग का स्टेज आ जाता है। तो हम इन 4 चरणों में हम बात करेंगे कौन कौन से न्यूट्रिशन देना है। तो पहला जो चरण है, हम क्योंकि गोभी की सीधी बिजाई नहीं करते, हम नर्सरी लगाते हैं। तो नर्सरी लगाने के बाद जो पहला चरण होता है जर्मिनेशन। इस अवस्था में हम क्योंकि गोभी का बहुत ही छोटे मात्रा में छोटे स्थान पे हम ज्यादा बीज लगाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रति हेक्टेयर बीज की तो 250 से 300 ग्राम के आसपास एक हेक्टेयर में हम बीज लगाते हैं। तो ये चरण होता है अंकुरण का। यहाँ हमें DAP देना होता है, डाइअमोनियम फास्फेट, या अगर DAP का बेहतर सोर्स मैं लगातार बताते आ रहा हूँ रेडियो के माध्यम से कि यारा की तरफ से यारा मिला कॉम्प्लेक्स आता है, इस अवस्था में देने की जरूरत होती है, जो कि अगर मुख्य फील्ड में जाए तो 25 किलो प्रति एकड़ का दर है, लेकिन छोटे फील्ड में हम देते हैं 250 ग्राम बीज के लिए हमें 5 kg यारा मिला कॉम्प्लेक्स हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद जो चरण आता है पौधे का विकास का, यानी सीडलिंग स्टेज। इस अवस्था में हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी गोभी की प्रॉपर टेक केयर होती है। ये जो अवस्था होता है 20 दिन के आसपास में गोभी में अंकुरण कंप्लीट हो जाते हैं, 2 से 4 पत्ते आ जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, गोभी को मेन फील्ड में ले जाके हम ट्रांसप्लांट करते हैं। मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने से पहले हमारा जो मेन फील्ड है उसकी तैयारी बहुत अच्छी जरूरी होती है करना। यहाँ हम इस मिट्टी को अच्छे से कल्टीवेटर और रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेते हैं, और भुरभुरी करने के बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि उसे पानी नहीं लगे। अब कई तरीके से एक समतल पे गोभी लगाई जाती है, या तो हम गोभी को बेड बना के गोभी लगाएं या हम मल्चिंग सीड पे गोभी लगाएं। तो आप किसान भाई अपने सुविधा अनुसार कोई भी बेड को ले सकते हैं, उसको गोभी आप लगाएंगे। यहाँ पे हमें जब खेत हम तैयार करते हैं उस अवस्था में हमको प्रति एकड़ 50 किलो DAP, 50 किलो MOP और 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स जमीन मिट्टी तैयार करते समय देना है। उसके बाद हमें अपनी फसल की यानी अपने गोभी की रोपाई कर लेनी है। उसके रोपाई के 25 से 30 दिनों पे हम जब आएंगे तो उसका जो है वनस्पतिक विकास का चरण इसको बोलते हैं। ये वेजिटेटिव स्टेज होता है। यहाँ से पत्तों की वृद्धि होती है। यहाँ हम खाद और सिंचाई का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें पत्तों में बढ़वार होने लगता है। इसके बाद क्योंकि फूल वाली अवस्था आएगी तो यहाँ हम पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसी अवस्था में हम जब 30 दिन की हमारी फसल होती है, इस अवस्था में हमको यूरिया देना है आपको 35 किलो प्रति एकड़ की दर से। यारा की तरफ से यारा लीवा नाइट्रोबोर नाम से कैल्शियम नाइट्रेट है, जो कि बोरोनेटेड है और उत्कृष्ट ट्रॉपिको टेक्नोलॉजी से बना हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट है, वो देना है आपको 25 किलो प्रति एकड़। इन दोनों को खेतों में बिखेर देना है और सिंचाई करना है, या सिंचाई के बाद हम
सिंचाई के बाद 2-3 दिन के बाद जब हमारे खेत में चलने लायक अवस्था हो जाती है तब हम इस उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे। पुनः फिर हमारी फसल उसके 15 दिन के बाद जब 40 से 45 दिन की फसल होगी तो हमें पुनः अंतिम डोज देनी होती है दानेदार की, वो यूरिया देंगे हम पुनः 35 किलो। तो ये दानेदार पोषक तत्व हमें देने होते हैं, जिसमें शुरुआत में बात करूं 50 किलो डीएपी, 50 किलो एमओपी और 25 किलो 11 मिला कॉम्प्लेक्स के साथ बुआई करनी है अपनी फसल की। उसके बाद जब हम आएंगे 30 से 35 दिन की अवस्था में तब 11 लीवा नाइट्रोबोर और यूरिया आपको देना है 35 किलो, 11 लीवा नाइट्रोबोर देना है 25 किलो। फिर पुनः जब 40-45 दिन की अवस्था आ जाएगी तब आपको यूरिया देना है 35 किलो और ये हो जाता है दानेदार। क्योंकि इसके बाद 45-50 दिन के बाद उसमें फूल की सेटिंग होने लगती है। जैसे ही आपकी फसल 65 दिन के आसपास की आती है उसमें कटाई आप शुरू कर देते हैं गोभी के फूलों की। तो ये होता है दानेदार। अगर मैं बात करूं लिक्विड प्रोडक्ट की जो हम फोलियर एप्लीकेशन करते हैं उसमें 3 उत्पाद के बारे में मैं चर्चा करूंगा, हमेशा से करते आया हूँ, जिसमें एक जिंक है, एक बोरॉन है और कैल्शियम है। गोभी के लिए 3 बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व है जो देने की आवश्यकता होती है। जिसमें जिंक की बात करूं तो यारावीटा चिंट्रेक के नाम से यारा का एक उत्पाद आता है जो 250 ml प्रति एकड़ के दर से स्प्रे किया जाता है, वो 30 से 35 दिन की अवस्था में। उसके बाद फूल जब आने शुरू हो जाते हैं उस अवस्था में दिया जाता है यारावीटा बोर्टेक, जो कि 200 ml प्रति एकड़ की दर से इसे खेत में छिड़काव करते हैं स्प्रे के माध्यम से। तीसरा एक उत्पाद है यारा की तरफ से आता है, लिक्विड कैल्शियम है, वो है यारावीटा स्टॉकपिट, जो कि 40 से 45 दिन की जब फसल आपकी हो जाती है तब दिया जाता है 500 ml प्रति एकड़। इससे क्या होगा कि आपकी गोभी की साइज और चमक और वजन, और साथ ही क्योंकि गोभी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं हम, वहाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाता है बिकने में, तो इस अवस्था में गोभी की जो साइज शेप है शाइनिंग है इस पे कोई इफेक्ट नहीं आए, उसकी वजन अच्छी रहे, इसके लिए हम यारावीटा स्टॉकपिट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि लिक्विड कैल्शियम होता है। तो ये चरण के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से गोभी का पोषण प्रबंधन है। जी, तो क्या शशि जी, अगर हम बात करें गोभी की फसल के बारे में, क्या यहाँ पर भी सॉइल टेस्टिंग यानी कि मृदा परीक्षण बहुत ज़रूरी है, और अगर है तो क्यों ज़रूरी है? इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि उपयुक्त मृदा और उसकी उर्वरता कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं गोभी की मृदा परीक्षण की, तो हम जब भी सामान्य भाषा में देखें, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं खुद, तो हमें डॉक्टर बोलता है कि ये ब्लड टेस्ट और ये टेस्ट हम करा लो, उसके बाद जो है हम आपका देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। वैसे ही मिट्टी की जांच, क्योंकि जिसपे हम पूरी फसल हम लगाने जा रहे हैं, तो हमारे पास इतनी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि हमारी मिट्टी में कितने उर्वरक की कमी है, किस उर्वरक की अधिकता है, ये सारी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तब हम उसके हिसाब से अपने पोषण प्रबंधन का प्लान बना सकते हैं कि हमें नाइट्रोजन ज्यादा देना है, कि हमें फास्फोरस ज्यादा देना है, कि हमें पोटास देना है। तो इसके लिए सोइल टेस्टिंग बहुत ही जरूरी है। तो हमेशा किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि आप नजदीकी किसी भी सोइल सेंटर में आप जाके सोइल टेस्टिंग करा लें, अपने सोइल को ले जाके टेस्ट कराएं, या तो यारा भी मुहैया कराती है, हमारे यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर के थ्रू आप सोइल टेस्टिंग करा सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं मिट्टी की, तो जो मिट्टी चाहिए इसकी आदर्श पीएच होता है 6 से 7.5 पीएच की जो मिट्टी होगी वो बहुत अच्छी होती है गोभी की खेती के लिए। जो कि थोड़ी अम्लीय से लेकर तटस्थ मिट्टी हो, वो मिट्टी बहुत अच्छी होती है गोभी के लिए। अगर गोभी में लग रहा है कि 6 से ज्यादा अम्लीय से ज्यादा हो जाए तो आप चूना मिला सकते हैं। अगर 7.5 से कम है तो आप सल्फर या जैविक गोबर की खाद मिला सकते हैं अपनी मिट्टी में, जिससे आपकी मिट्टी की पीएच बैलेंस हो जाएगी। इस मिट्टी में आप अपनी गोभी की खेती आसानी से कर सकते हैं। जी, अगर इसी के संतुलन की बात करें, यानी कि जैविक और रासायनिक उर्वरकों का जो संतुलन है उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये अगर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सवाल करी है, क्योंकि जो वर्तमान परिवेश है, किसान भाई जो है सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड का बहुत हैवीली यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं उसका सीधे तौर पे हमारे उर्वरा शक्ति पर असर पड़ रहा है। अगर हमारी मिट्टी के अंदर उर्वरता नहीं रहेगी तो हम कितने भी पोषक तत्व डाल देंगे, हम उससे उत्पादन नहीं ले पाएंगे, चाहे कितनी भी अच्छी वैरायटी लगा लें। तो हमें इन दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य बना के ही खेती करनी चाहिए। मैं आपसी सामंजस्य की बात करूं तो आप खेती में आप मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, या उसे कहें आप फसल चक्रण के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है जैविक और रासायनिक का एक बैलेंस बना के कर सकते हैं। आप अपने खेत में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह एक साल में कम से कम एक बार डालिए, जिससे क्या होगा कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा।
जैविक खाद जो होता है मिट्टी के अंदर जो है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों में पोर स्पेस जिसको बोलते हैं उसको बनाता है, उसको मेंटेन रखता है, मिट्टी को पोली रखता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता और उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। यानी कि अगर किसानों की भाषा में कहा जाए, किसान भाइयां इससे कहते हैं भाई हमारी मिट्टी मजबूत है, हम इसमें थोड़ी सी भी खाद डालते हैं तो काम करता है। वो होता है मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जैविक गुणों की वजह से। उसके लिए हमें प्रत्येक साल कम से कम साल में एक बार अपनी खेतों में जैविक खादों का प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। किसान भाइयों, आपको दोहरा कर बताना चाहूँगी, आज हम अपने इस रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम में शशि शेखर पांडे जी, जो कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट हैं यूपी वेस्ट के, इनसे हम बात कर रहे हैं गोभी में पोषण प्रबंधन का महत्व। इस पर बहुत सारी जानकारी आप साझा कर रहे हैं हमारे साथ। और ये जो विशेष कार्यक्रम है ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है। अगला सवाल जो आज हम गोभी की फसल के बारे में आपसे करना चाहते हैं वो ये है शशि जी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कितनी मात्रा किस किस समय देना उपयुक्त होगा, ये आपकी ही बात से मैंने एक सवाल निकाला है। कृपया अगर इस पर रोशनी डालेंगे तो हमारे किसान भाई अच्छी तरीके से गोभी की फसल की खेती कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन जो कि यूरिया से मिलता है और फास्फोरस डाइअमोनियम फास्फेट में भी होता है, अमोनिया से ही मिलता है, तो अगर मैं सीधे सीधे तौर पे बात करूं डीएपी, यूरिया और एमओपी पे, क्या कि किसान कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके पे जाऊंगा तो गणितीय आकलन हो जाएगा जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है हमारे किसान भाइयों को। तो मैं सीधे सीधे बात करूं यूरिया को, तो यूरिया किसान भाई को 70 किलो यूरिया चाहिए 1 एकड़ में, 50 किलो डीएपी चाहिए और 50 किलो एमओपी चाहिए। यानी कि यूरिया चाहिए 70 किलो और डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी चाहिए 50 किलो, एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश चाहिए 50 किलो। तो 70-50-50 की डोज होगी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी को दूर करने के लिए हम यूरिया, डीएपी और पोटाश के थ्रू ले सकते हैं। उसके अलावा हमें उन्हें चाहिए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर चाहिए, हमें कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए, हमें जिंक, बोरान, सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, यानी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। जी जी, तो यही बता दीजिए कि सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि बोरोन या जिंक है, इनका गोभी की फसल में क्या महत्व होता है, और अगर बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है इनका तो इनकी कमी की पहचान हमारा किसान भाई कैसे करे अपनी फसल में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो अगर मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक बहुत ही जरूरी, और मैं हमेशा हम लोग चर्चा करते आए हैं, जिंक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व होता है हर फसल के लिए। तो अगर मैं गोभी में बात करूं, जिंक का हमेशा से काम होता है जो भी भोजन और जो भी एंजाइमेटिक प्रोसेस के बाद जो भी प्रोटीन बनते हैं उसको सिंथेसाइज करने का काम होता है जिंक का। तो जिंक अगर हम नहीं देंगे फसल में, गोभी में, तो जिंक की वजह से पत्तियां गोभी की जो होती है पीली पड़ती है, निचली पत्तियों में पीलापन आता है, और उसकी नसें जो होती हैं, अगर मैं रेंज की बात करूं, गोभी की पत्तियों में नसें होती हैं, वो पत्तियां जो है बीच से थोड़ा पीला होने शुरू हो जाती हैं। गोभी की बात करूं, पत्तियों में थोड़ा सिकुड़न होने लगता है, पत्तियां छोटी होने लगती है, उसमें भूरा धब्बा जैसे बनने लगता है। तो ये सारे लक्षण गोभी में जिंक की कमी थे। लेकिन हमें विशेष ध्यान देना है कि कोई भी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आने से पहले हम सॉइल टेस्ट करा लेंगे तो हमें ये जानकारी मुहैया हो जाएगी कि इस पोषक तत्व की हमारी कमी है, या मुख्य पोषक तत्व हो या सूक्ष्म पोषक तत्व, उसे हमें कमी के लक्षण आने देने से पहले ही प्रयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर कमी का लक्षण आएगा जब हम प्रयोग करेंगे तब उसमें क्या होगा कि हम फसल की रिकवरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पहले करना चाहिए। तो बोरन की भी ऐसे ही है, बोरन का मुख्य काम होता है फूल बनाने का। गोभी कौन सी फसल है, गोभी का हम क्या खाते हैं, फूल। जब उसकी फूल सही नहीं रहेगी यानी बोरन उसमें कमी है, इसलिए बोरन का यूज करना चाहिए गोभी में। एक और पोषक तत्व होता है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व मॉलिबेडनम। अगर इसकी कमी होती है तो गोभी का जो फूल हम सफेद से चुन के लाते हैं बाजार से ना, तो पीले पड़ने लगते, समझिए कि मॉलिबेडनम की कमी है उसमें। तो ऐसे बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन गोभी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो इसलिए हमें इनका प्रयोग पहले ही कर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो ये तो बात हुई हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित, लेकिन अगर हम पर्यावरण की बात करें, अपनी फसल की सुरक्षा की बात करें, तो हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि क्या पोषण प्रबंधन का फसल की गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी कुछ संबंध है? बिल्कुल बिल्कुल,
पोषण प्रबंधन का सीधे सीधे तौर पर रोग प्रतिरोधी क्षमता पे ही इसका असर पड़ता है। अच्छा। अगर हम गोभी को संतुलित पोषण प्रबंधन दे रहे हैं तो जो बीमारी, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो कम हो सकती हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो सकता है, माइन्यूट हो सकता है। क्योंकि अगर हम पोषण प्रबंधन उसके अंदर है तो जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं या पेड़ पौधे हैं या मनुष्य हैं, अगर हमारे बॉडी में सारे मिनरल्स, सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिशंस प्रचुर मात्रा में है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता बनते रहता है। अगर किसी भी विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन की कमी अगर होती है तो जैसे हमारे बॉडी में वैसे प्लांट में भी कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है कई तरह की बीमारियां आने लगती हैं, उसके रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं गोभी की, जो हम भी चर्चा कर रहे थे बोरोन का, अगर बोरोन की डिफिशियंसी, बोरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि गोभी फूल हम खाते हैं, तो गोभी का जो कर्ड होता है, अगर बोरोन की कमी हुई तो उसकी फूल की विकृति होती है, जो मैंने बात करी, इसका कर्ड होता है सख्त हो जाएगा या दरार हो जाएंगे, भूरे रंग के हो जाएगा, उसके फूल का आकार एक समान नहीं होता है। उसके बाद एक हेलो कर्ड करके उसमें खालीपन या गड्ढा बन जाता है गोभी में, हेलो टाइप का हो जाता है। ब्राउन हर्ट जैसी उसमें समस्या आ जाती है, जिसमें फूल के अंदर भाग में काला सड़न जैसा चीजें दिखने लगती हैं। वो जो पत्तियां होती हैं वो मोटी होंगी, जड़ का प्रणाली कमजोर हो जाएगा, जिससे पौधे का वृद्धि और विकास रुक जाएगा। तो ऐसे ही बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है फसल का, नाम में ही सूक्ष्म, लेकिन काम उनका बहुत असरदार होता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों से मैं हमेशा विनती करता हूँ या मैं हमेशा उन्हें जागरूक करता हूँ इस बात को लेके, किसान भाई यहीं पीछे रह जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसान भाई मुख्य पोषक तत्वों में सिर्फ यूरिया और डीएपी की तरफ भागते हैं। मेरा मानना है कि जैसे यूरिया जितना जरूरी है, जितना डीएपी जरूरी है, अगर यूरिया की मात्रा को कम कर सकते हो तो कर लो, लेकिन बोरान, जिंक, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इन्हें कम नहीं करिए। बहुत कम मात्रा में ऐसे भी लगते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है। जी, तो ऐसे में ये जो उर्वरक हैं, इनका अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान भाई, तो क्या इससे पर्यावरण पर, मृदा पर और फसल पर कोई दुष्प्रभाव भी होता है? बिल्कुल होता है यारा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर यारा के आप उर्वरक यूज करते हैं तो यारा सब पर्यावरण के पॉजिटिव काम करने की कोशिश होती है। लेकिन अगर किसान भाई यूरिया की, डीएपी की, क्योंकि यही दो पोषक तत्व जिसका बहुत अधिकता से यूज करता है किसान भाई, तो उसके बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम है। मिट्टी जो होगी, मिट्टी क्षारीय होगी, मिट्टी के जो पीएच हो अनबैलेंस होंगे, उसकी उर्वरा शक्ति में ह्रास होगा, उसके अंदर जल धारण क्षमता कम हो जाएगी, मिट्टी काफी टाइट हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं आती हैं बहुत ज्यादा। दूसरा, अगर हम बहुत ज्यादा यूरिया डीएपी का यूज करते हैं तो हम कई सारे नए कीट, नई बीमारियों को भी न्योता दे रहे हैं, भैया आ जाओ हमारी फसल को चट कर जाओ। वो करते हैं कीड़े। अगर आप देखेंगी, अगर यूरिया की अगर अधिकता है तो फसल बहुत ज्यादा हरी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कई से ऐसे कीट हैं जो हमारी फसल पे आते हैं और आके उनके ज्यादा मात्रा में अटैक करते हैं। तो इनसे का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमेशा जो अप्रोच रखें इंटीग्रेटेड रखें, साथ ही साथ बैलेंस में रखें। आप आहार श्रृंखला का जैसे हम बैलेंस बना के रखते हैं, वैसे ही पोषण प्रबंधन की बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है हमारे फसल में। हम आज ह्यूमन बीइंग अपने डाइट को फॉलो करता है कि हमें कार्ब्स चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें फैट चाहिए, हमें फाइबर चाहिए। एज इट इज हमारे प्लांट्स की भी डाइट, कह लें डाइट तो नहीं कह सकते, न्यूट्रिशन जो है ऐसे ही मेंटेन रहना चाहिए, बैलेंस देना चाहिए, जिससे उसकी उत्पादकता, उस फसल की उत्पाद जो आएगी उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी रहेगी। और जब आप बैलेंस फर्टिलाइजर वाले उत्पाद को बाजार में लेके जाओगे ना, तो किसान भाइयों मैं आपको कहता हूँ, आपका बाजार में 2 रुपए ज्यादा ही भाव मिलेगा। और आप मुझे टाइट करके आओगे बाजार में कि ये सबने गोभी बेची, लेकिन हमने गोभी तो घी वाली बेची, 2 रुपए महंगी बेच के आया हूँ। तो ये चीजें होती हैं। बहुत अच्छा, आप तो हमारे किसान भाइयों का दिल खुश कर रहे हैं ये बताकर कि किस तरह से वो मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से, अच्छी और बेहतर गोभी की फसल करके। तो आप हमें ये भी बताइए कि कुछ ऐसी नई तकनीक या अनुसंधान हैं जिनसे गोभी की पैदावार को पोषण प्रबंधन के जरिए और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। किसानों के लिए जितने भी वैज्ञानिक हैं या सरकारी संस्थाओं के या गैर सरकारी संस्थाओं के जैसे हम लोग हैं,
लगातार लगे रहते हैं कि नई तकनीकी नई आयामों के साथ किसान खेती करें। अभी जो खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग शीट डाल के खेती करना, जिसमें खरपतवार का नियंत्रण होता है, स्प्रिंकलर के थ्रू इरिगेशन करके, जिससे क्या होगा कि कम जल में ज्यादा आपकी सिंचाई होगी, जिससे जल का भी बचाव होगा, पर्यावरण के सदुपयोग में कार्य होगा। ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ड्रोन के थ्रू आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड या जो फर्टिलाइजर से उनका स्प्रे करो, जिससे आपका लेबर की लागत कम होगी और समय भी बचेगा। तो ये सारी तकनीकी हैं जो किसानों के हित में, इससे किसानों की आमदनी और समय दोनों बचेंगे और किसानों को फालतू में मतलब बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेबर ढूंढने में। डिपेंडेंसी कम होगी मानव लेबर पे। मशीनरी के थ्रू आप अपनी चीजों को कर सकते हैं। बहुत बेहतर। तो क्या शशि जी, अब आप हमारे किसान भाइयों को चलते चलते पोषण प्रबंधन को लेकर कुछ प्रमुख सलाह देना चाहेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्हें बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हमेशा अपने किसान भाइयों को यही जानकारी देता हूँ, एक ही आग्रह करता हूँ कि आप हमेशा समय के साथ चलिए, नई तकनीकी का इस्तेमाल करिए, नई तकनीकी खादों का इस्तेमाल करो। इसी क्रम में यारा के पास 2 नई तकनीकी के खाद हैं दानेदार में, वो है यारा मिला कॉम्प्लेक्स, जो कि एक विशेष प्रकार का एनपीके है, फील्ड नामक टेक्नोलॉजी से बना हुआ, जिसमें 5 मुख्य पोषक तत्वों के साथ 4 सूक्ष्म पोषक तत्वों का सम्मिश्रण है। यानी कि एक दाना 9 पोषक तत्व लेके जाएगा आपकी फसल में। तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स का आप इस्तेमाल करो। इसमें पाए जाने वाला फास्फोरस चलयमान फास्फोरस है, पॉलीफास्फेट है। 3 प्रकार के इसमें फास्फोरस है। साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाला पोटास है सल्फेट ऑफ पोटास, जिसमें सल्फर और पोटास मिक्स है, पोटास वाला। ऐसे ही यारा का यारा लीवा नाइट्रोबोर आता है। अगर आपको गोभी में अच्छी शाइनिंग, अच्छी चमक, अच्छा वजन लेना है, फूल की सेटिंग अच्छी रखनी है, आप यारा का कैल्शियम नाइट्रेट आता है यारा लीवा नाइट्रोबोर के नाम से। इसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन और बोरान का सम्मिश्रण है, इसका इस्तेमाल करो। दोनों ये खाद 25-25 किलो की मात्रा में इस्तेमाल होती है। यारा मिला कॉम्प्लेक्स फसल की रोपाई के समय आपको देना है, या यारा लीवा नाइट्रोबोर की बात करूं तो ये आपको रोपाई के 30-35 दिन की अवस्था में देना है, और बहुत ही उत्कृष्ट खाद है, इसका इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ आप सूक्ष्म पोषक तत्वों को बिल्कुल ही नजरअंदाज मत करिए। जिंक, बोरान को तो विशेषकर इनका प्रयोग आप करिए, सही मात्रा में करिए और सही तरीके से करिए। सही सोर्स रखिए, सही समय रखिए, जिससे आपका उत्पादन बिल्कुल ही बढ़ेगा। मैं चर्चा करूं, जब गोभी 1 रुपए किलो बाजार में बिक रही थी, तब हमारे कुछ ऐसे किसान थे जिनकी गोभी अच्छे भाव में बिक गई, क्योंकि उनकी गोभी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऐसे कई सारी चीजें हैं। अगर आप संतुलित पोषण प्रबंधन करोगे तो आपका उत्पाद कहीं ना कहीं आपको मुनाफा देके जाएगा। बिल्कुल, और सही साफ सुथरी बढ़िया गोभी होगी तो उसको खाने में भी आनंद आ जाएगा, है ना शशि जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में किसान भाइयों, हमने आपसे विशेष बातचीत करी है, और किनसे करी है? आप हैं शशि शेखर पांडे जी, एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट से। आपसे हमने आज के इस रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम में जाना कि किस तरह से गोभी में पोषण प्रबंधन का महत्व है और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि पोषण प्रबंधन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है और उससे अच्छी पैदावार गोभी की फसल के करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपने दी। एक खास कार्यक्रम यानी कि रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़ आपके पास लेकर आता है, लगातार लेकर आता है विशेषज्ञ के साथ। और वो विशेषज्ञ होते हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, क्योंकि ये खास कार्यक्रम उनके द्वारा ही सौजन्य प्राप्त है और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देशित है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन वादा है आपसे कि दोबारा होगी फिर से मुलाकात और बहुत सारी बातें होंगी। और चलते चलते हमारे विशेषज्ञ, हमारे गेस्ट शशि शेखर पांडे जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे आग्रह करता हूँ, अच्छी खेती करिए, अच्छे मुनाफा कमाइए। बहुत बढ़िया। तो चलिए किसान भाइयों, होगी आपसे फिर से मुलाकात एक और नए कार्यक्रम में एक और खास शख्सियत के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।